हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेरे लिए आपको आगामी एचपी टेट मेडिकल और एचपी टेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस, मेनली सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। जीके की, साइकोलॉजी की, एसएसटी की वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स की वीडियोस जो है वो आपको कम ही देखने को मिलेंगी। मेनली वहाँ पे आपको साइकोलॉजी और जीके की ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपने वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो थी वो प्रकाशित की थी। ये आपने याद रखना है, विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो थी वो प्रकाशित की थी। कब की थी? 1890 में की थी। उसके बाद 1895 में प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1895 में हुई थी। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस का विकास किया था। कब किया था? 1900 में किया था। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि किसने मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस का विकास किया था। तो सिगमंड फ्राइड ने, ये आपने याद रखना है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद यानी कि साइको एनालिसिस का विकास किया था। कब किया था? वर्ष 1900 में किया था। उसके बाद 1904 में इवान पेवलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इंटेलिजेंस टेस्ट का जो विकास था वो किसने किया था? वे सीमन और विनय ने किया था। कब किया था? वर्ष 1905 में किया था। ये आपने नोट रखना है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो विकास था वे किसने किया था? वे सीमन और विनय ने किया था। कब किया था? वर्ष 1905 में किया था। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं, 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वर्ष 1916 में हुई थी। तो इसके बाद 1920 की बात करते हैं, गेस्टोट मनोविज्ञान का जर्मनी में उदय हुआ था। गेस्टोट मनोविज्ञान का उदय जो था वो जर्मनी में कब हुआ था? वर्ष 1920 में हुआ था। 1924 की बात करते हैं, जॉन वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी। तो व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म की जो नींव थी वे किसने रखी थी? वे जॉन वाटसन ने रखी थी। कब रखी थी? 1924 में रखी थी। और उसके बाद बात करते हैं 1953 में बी.एफ. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक प्रकाशित कर व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया था। ये भी आपने याद रखना है। तो साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर जो पुस्तक थी उसको किसने प्रकाशित किया था? बी.एफ. स्किनर ने किया था। ये भी आपने याद रखना है, किस वर्ष किया था? 1953 में किया था। 1954 में अब्राहम मैस्लोव ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नामक पुस्तक जो थी वो लिखी थी। ये भी आपने याद रखना है। तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक जो थी उसके जो लेखक थे वो कौन थे? वे अब्राहम मैस्लो थे। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में जो है आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की स्थापना हुई थी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये बेंगलोर में हुई थी। उसके बाद करते हैं, 1978 में निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार जो था वो प्राप्त हुआ था। तो निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को वर्ष 1978 में जो था वो नोबेल पुरस्कार जो था वो मिला था। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद बात करते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो बाल व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को बाल मनोविज्ञान जो है वो कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक काल के व्यवहार का जो है वो अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं? बाल व्यवहार का जो अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था प्रारंभ होने तक के समय के व्यवहार का जो है वो अध्ययन किया जाता है। ये आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से। अब बात करते हैं
अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में, तो एनसीईआरटी जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है वो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। इसका जो गठन था वे 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो था वो किया गया था। कब किया गया था एनसीईआरटी का गठन? ये 1 सितंबर 1961 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा किया गया था, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जो है वो अभी से जाना जाता है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन जो था वो 1 सितंबर 1961 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। उसके बाद बात करते हैं सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो गठन था वो 1929 में जो था वो किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी नई दिल्ली में है। बात करते हैं एनसीटी के बारे में। एनसीटी जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो गठन था वो 1973 में किया गया। एनसीटी एक्ट जो था वो 1995 में जो था वो पारित किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं यूजीसी के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो था वो 1956 में पारित हुआ था। ये जो एक्ट था, यूजीसी एक्ट जो था वो 1956 में जो था वो पारित हुआ था। बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केवीएस के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये 1963 में स्थापित किए गए थे। अगला इंपॉर्टेंट है नेशनल लिटरेसी मिशन जो है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो 1988 में जो था वो शुरू हुआ था। मिड डे मील की बात करते हैं। मिड डे मील योजना जो थी वो 1995 में जो था वो शुरू हुई थी। ये आपने याद रखना है। और मिड डे मील स्टार्ट करने वाली जो पहली स्टेट थी वे कौन सी थी? वे तमिलनाडु थी। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं नवोदय स्कूल जो थे वो 1986 में शुरू किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में प्राथमिक स्कूलों में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल का जो गठन था वो 1989 में जो था वो किया गया था। बात करते हैं डीपीपी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसको 1994 में जो था वो शुरू किया गया था। इग्नू की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो गठन था 20 सितंबर 1985 में हुआ था। इग्नू का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं। ये प्रोग्राम जो था वो 1978 में जो था वो शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को जो था वो स्ट्रक्चर को जो था वो लागू किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो स्ट्रक्चर है वे क्या है? ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+4 जो है वो इसका स्ट्रक्चर है NEP 2020 का। ये आपने याद रखना है। ये 10+2+3 की जो स्ट्रक्चर था वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो था वो स्ट्रक्चर था। NPA राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है इसका जो 2020 का जो स्ट्रक्चर है वे आपका 5+3+4 है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 45 में है। ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए, ये आर्टिकल 45 जो है वो कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 30 है, आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा से जुड़ा है आर्टिकल 30 जो है। उसके बाद आर्टिकल 46 की बात करते हैं, तो अनुसूचित जाति, जनजाति व कमज़ोर वर्गों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 46 जो है। आर्टिकल 28 की बात करते हैं, अनुच्छेद 28, इसमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का जो है वो प्रावधान है। अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रावधान है, यानी कि जो शिक्षा है वे मातृभाषा में भी प्रदान की जाए, ये आर्टिकल 350 कहता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 351 कहता है, अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है इसमें, कि हिंदी भाषा का डेवलप की जाए, उसका प्रावधान है आर्टिकल 351 में। उसके बाद शिक्षा को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट में जो है वो डाला गया है। ये आपने याद रखना है। एजुकेशन को 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा जो है वो संविधान की कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में जो है वो
डाला गया है। बात करते हैं ICDS के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है, योजना 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। समेकित बाल विकास सेवाएं जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है वो 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ECCE के बारे में। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जो है वो जुड़ी हुई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये आपने शाला पूर्व शिक्षा से जो है वो संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एडुसेट के बारे में। एजुकेशन सैटेलाइट जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो एजुकेशनल उपग्रह एडुसेट जो है वो 2004 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। BHU की बात करते हैं तो BHU की जो स्थापना थी वो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट जो है आपका वो है JV वाटसन को व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जो है वो जनक कहा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारवाद का जो जनक है वे किसे कहा जाता है, वे JV वाटसन को जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला गया कि एक बालिका को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्याएं होती हैं, NCF 2005 के अनुसार उसे प्रवेश देना चाहिए। तो ए चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इंक्लूसिव स्कूल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बालिका को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्याएं होती है तो NCF 2005 के अनुसार उसे प्रवेश देना चाहिए समावेशी विद्यालय में। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कारक का अधिगम पर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज ओनली द इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। तो सार्थक साहचर्य यानी कि मीनिंगफुल एसोसिएशन का जो है ये जो फैक्टर है इसका जो प्रभाव है वो आपका पॉजिटिव ही पड़ता है लर्निंग पे, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र डोमेन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो आध्यात्मिक क्षेत्र जो है, स्पिरिचुअल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपका लर्निंग का जो है वो डोमेन नहीं है। बाकी संज्ञात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया, ये आपके डोमेन है लर्निंग के। आध्यात्मिक क्षेत्र जो है वो आपका डोमेन नहीं है। तो ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है। तो व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज। तो अभिप्रेरणा जो है वो आपको पता है ये मनोवैज्ञानिक प्रकार का कारक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये टाइप है। तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिप्चिंग विश्वविद्यालय में किसके द्वारा की गई थी। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्चिंग इन यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, विलियम वुंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो होवार्ड गार्डनर ने दी है। ऑप्शन D जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय होवार्ड गार्डनर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रेतन और भूल का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। थॉर्नडाइक जो है इन्होंने ब्रेतन और भूल का जो सिद्धांत था वे दिया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी वो इन्हीं के द्वारा जो थी वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व के विकास में आपको पता है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है उसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। तो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और लास्ट में जो है वह प्रौढ़ावस्था जो है वो आती है। तो ऑप्शन B जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। द ग्रेटेस्ट
कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज़, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो योगदान है वे क्या है, वे चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बालक उन्मुख शिक्षा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक क्या है। तो व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स, इट शोज दैट अ टीचर इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंग जेंडर यानी कि पक्षपाती होगा, जेंडर वाइज्ड होगा। यदि जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि जो टीचर है वह आपका क्या है, वह जेंडर वाइज्ड है, लिंग पक्षपाती है, जेंडर पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सांवेगिक बुद्धि औपचारिक रूप से किसने परिभाषित की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय। तो सांवेगिक बुद्धि और औपचारिक रूप से जो थी वो किसने परिभाषित की थी, वो सैलोवे और मेयर ने की थी। सैलोवे एंड मेयर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को यांत्रिक अनुबंधन कहा जाता है क्योंकि इसमें भोजन प्राप्त करने की अनुक्रिया डैश है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज डैश इन गेटिंग द फूड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, यांत्रिक जो है इंस्ट्रूमेंटल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। इवान पेवलोव एक डैश था। इवान पेवलोव वाज, तो ये आपको पता है ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इवान पेवलोव वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। डैश से अभिप्राय है कि एक बड़ी जनसंख्या में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदर्श में चुने गए जाने की बराबर संभावना है। डैश मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। तो रैंडम सैम्पलिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यादृच्छिक नमूना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। पेब्रो द्वारा कुत्ते पर प्राचीन अनुबंधन पर किए गए प्रयोग आदत गठन के कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें शामिल है Pavlov experiments on classical conditioning of the dog brought to light several principles useful in habit formation. These include, तो इसमें क्या है, इसमें विलोप भी है, पुनर्वलन भी है, विभेदन भी है। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के हस्तांतरण का प्रकार है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, जीरो ट्रांसफर हो गया। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। थकान औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से नहीं माना जा सकता है। तो चेंज ऑफ बिहेवियर ड्यू टू फैटिग, ड्रग्स और अदर इंटॉक्सिकेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज। तो थकान औषधि और मादक द्रव्यों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता, उससे लर्निंग जो है वो अधिगम जो है वो नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में संज्ञात्मक योग्यताओं के बाद में के जीवन में कम से कम ह्रास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डिक्लाइन इन लेटर लाइफ। तो कौन से प्रकार में संज्ञात्मक योग्यताओं के में बाद के जीवन में कम से कम ह्रास होता है। तो सिमेंटिक मेमोरी जो है, आर्थिक स्मृति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको आगामी HP टेट मेडिकल और HP टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम होगा 13 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो
तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मेनली वहाँ पे आपको साइकोलॉजी और जीके की ही वीडियोस देखने को मिलेंगी, एसएसटी की भी देखने को मिलेंगी, बाकी अदर स्ट्रीम फिजिक्स की भी देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री की भी आपको वीडियोस जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको वो वीडियोस जो है वो आपको कम ही देखने को मिलेगी। मेनली आपको वहाँ पे साइकोलॉजी और जीके की वीडियोस ही आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।